नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को 1991 से नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल मनाया जाता है। दरअसल पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और महान डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि दोनों एक ही दिन आती है और इस दिन को उनकी याद में नेशनल डॉक्टर्स डे की तरह मनाया जाता है। पिछले 1.5 साल से चल रही कोरोना महामारी में डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, मरीजों की जान बचाई है। तो ऐसे डॉक्टर्स को ये दिन समर्पित है जो हर हालात में मरीजों की जान बचाने के लिए तत्पर रहते हैं और उन्हें अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मुहैया करवाते हैं। आज नेशनल डॉक्टर्स डे पर हमारे साथ गोत्री अस्पताल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर हितेश राठौड़ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत कर ये जानने वाले हैं कि ये 1.5 साल उनकी ज़िंदगी में कैसा रहा। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीआरजी न्यूज़ में। सर, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और क्राइम शोज़ में, फिल्मों में हम सभी ने काफ़ी बार देखा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कैसे होते हैं, लेकिन असलियत में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भूमिका क्या होती है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। ज़रूर से। एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट एमबीबीएस के बाद एमडी की डिग्री लेनी पड़ती है। एमडी की डिग्री लेने के बाद जो मर्डर केस है, क्राइम केस जो हम सॉल्व करते हैं, जैसे सुसाइड, होमिसाइड, एक्सीडेंट, ये सारे केसेस में जो पोस्टमार्टम का पार्ट होता है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का होता है। और कभी कभी सीन ऑफ क्राइम देखने जाना पड़ता है, कभी कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। तो ये सारी सब चीज़ें फॉरेंसिक एक्सपर्ट के दायरे में आती है और एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप पिछले 15 सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत है। तो 15 सालों में आपने कैसे केसेस सॉल्व किए हैं, कैसी भूमिका निभाई है? 15 सालों में करीबन 9 मेरे फायरिंग के केस है, 350 के आसपास में, एग्जैक्ट तो आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन 350 के आसपास मेरे मर्डर केस है। करीब मैंने 1500 पीएम किए हैं और काफ़ी ऐसे केसेस है जो हाई प्रोफाइल भी बोल सकते हैं, काफ़ी पोस्टमार्टम किया। तो अब कोरोना महामारी जब आई थी 1.5 साल पहले, तब सभी के लिए ये बिल्कुल नया था, लेकिन डॉक्टर्स की भूमिका इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम थी, क्योंकि जो भी कुछ कर रहे थे वो डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स की तरह कर रहे थे। तो आपके लिए ये 1.5 साल कैसा रहा? आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कितना असर पड़ा इसका? और जो आप पहले करते थे, कोरोना महामारी के बाद कितना बदलाव आया आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में? ज़रूर से। मैं मेरी बात करूँ उसके करता मैं ऐसा बताऊंगा कि मेडिकल एंड पैरामेडिकल सब लोगों के बीच में, अगर ये कोरोना जब नया नया था तो एकदम शुरुआत के टाइम में काफ़ी बातें भी थी, काफ़ी लोग डर रहे थे, डॉक्टर्स भी डरे डरे रहते थे। लेकिन डॉक्टर्स को ये पता था कि हम काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो घर पे एक अलग सा माहौल था, हॉस्पिटल में अलग सा माहौल था, घर जाने से हम डरते थे और ज़्यादा हम लोग हॉस्पिटल में टाइम बिताते थे। सोसाइटी में किसी को कोरोना हमसे ना फैलाए, इसलिए कि हम तकेदारी भी रखते थे। हमारी फैमिली आइसोलेट रहती थी। मेरे खुद की बात करूँ तो 6 महीने मैंने मेरी फैमिली को मेरे गांव भेजा था और 6 महीने तक काफ़ी डॉक्टर, मेरे खुद की बात नहीं करूँ, मेरा डॉक्टर स्टाफ होगा, नर्सिंग स्टाफ होगा, जो भी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, इस तरह से आइसोलेट रह के फैमिली के दूर रह के उसने जो सेवा की है, बहुत ही कठिन दिन थे। इन दिनों में आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी किए होंगे जो आपने पहले कभी ना किए हो, क्योंकि कोरोना महामारी बिल्कुल नई थी। इस संकट से पहले डॉक्टर्स भी बिल्कुल रूबरू नहीं थे। तो ये कैसा रहा आपके लिए? चुनौती भरा तो बिल्कुल था ही, लेकिन कैसे आपने इसके साथ डील किया? आपके साथी डॉक्टर्स ने कैसे डील किया? आपने जब ये सब कुछ देखा होगा अपने आसपास, तो उनका भी बताइए कि कैसे सभी डॉक्टर्स ने मिलकर मरीजों के लिए, तो हमने कई वीडियोस देखे हैं कि मरीजों के लिए डॉक्टर्स ने उनके परिवार की कमी को भी पूरा किया इलाज करते हुए, लेकिन डॉक्टर्स के लिए खुद ये सफ़र कितना चुनौती भरा रहा? शुरुआत का फेस, जो फर्स्ट फेस बोलते थे कोरोना के, तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना है क्या, किस तरह से आप फैलता है। तो जितने भी डॉक्टर फ्रेंड है उन पे फ़ोन ज़्यादा आते थे, रिलेटिव्स वगैरह के, अड़ोस पड़ोसियों के, कि इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि लोग डरे हुए थे। और उस टाइम पे कोरोना की गाइडलाइन भी नहीं थी, आइसोलेशन, ये वो चीज़ें काफ़ी चीज़ें लोगों ने पहली बार सुनी थी, मास्क पहन के निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग।
तो उस टाइम पे लोगों को ये डर रहता था कि इससे कैसे बचें। तो डॉक्टर्स पे कंटिन्यू फ़ोन आना, पेशेंट के जो संभालना, फिर रिलेटिव्स के फ़ोन आने का, घर पे आप जाओगे तो घर पे किस तरह रहना, तो ऐसी काफ़ी बातें थी जो लोग हमको फ़ोन करते थे। वो भी एक चैलेंज था, लोगों को समझाना, लोगों को विश्वास में लेना। और शुरुआत के टाइम में काफ़ी मैसेजेस और काफ़ी लोग ऐसा बोलते थे कि कोरोना पॉजिटिव आने में दाखिल ही कर देते हैं। फिर ऐसी गलत बातें भी चल रही थी कि ऑर्गन निकाल लेते हैं, कोरोना षड्यंत्र है। लेकिन ये सारी बातें गलत थी। कोरोना महामारी थी जिसे पैंडेमिक बोलते हैं, पूरा विश्व इसमें इन्वॉल्व था। और उस टाइम पे जो मेडिकल पैरामेडिकल के साथ साथ जो समाज सेवी संस्था थी, हमारे मीडिया भाई थे और धार्मिक संस्था थी, इन सब ने देखा कि ये महामारी को हम अकेले सोल्व नहीं कर पाएंगे। वो एक डायलॉग है बॉर्डर पिक्चर का, हम है तो क्या हम है, तुम हो तो क्या तुम है। अकेले डॉक्टर ये परिस्थिति को पहुंच नहीं सकते थे। प्रशासन, शासन और समाज सेवी संस्थाएं सब ने एक होकर एक ही टारगेट रखा कि कुछ भी करके हमको कोरोना को मिटाना है। और वो माहौल में काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। जैसे कि सभी के परिवारजनों को, जो भी कोई बाहर जाता है, सबको डर लगता है कि कोरोना है, तो हम सब एहतियात बरते। तो आपके परिवारजनों का कैसा रवैया था जब आप डॉक्टर की ड्यूटी निभाते हुए हमेशा कोरोना संक्रमित मरीजों के बीच ही रहे? तो ऐसे में आपके परिवारजनों का क्या रवैया था इस मामले में? हम लोग बड़ौदा में तो मैं, मेरे वाइफ और मेरा बच्चा साथ में रहते थे, और गांव में मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई और वो सब रहते थे। तो शुरुआत में दिन में जब कोरोना आया तो मैं खुद डर गया था। मेरा छोटा बच्चा मुझसे दूर नहीं रह रहा था, तो मैंने उनको 6 महीने तक तो भेजा कि चलो गांव, वहाँ पे दाहोद में कोरोना कम था, लेकिन फिर कितना वो लोग हमसे दूर रहेंगे। वो वीडियो कॉल पे बात करता, रोता था। तो फिर घर पे एक माहौल हमने ऐसा किया कि आइसोलेशन, मेरा खुद का रूम अलग, मेरी खाने कपड़े वगैरह अलग, मेरा रूम अलग। रात को 12 बजे जब मैं खाने बैठता था, दोपहर को 4 बजे खाने बैठता था, बच्चा दूर से बैठा बैठा देखता था, दूर से बातें करता था। तो ये एक अलग ही माहौल था। शायद भगवान करे कि वो वापस ना आए ऐसी चीज़। बिल्कुल, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा वक्त किसी की भी ज़िंदगी में लौट कर आए, क्योंकि इस वक्त में हम सब ने तो वीडियो के ज़रिए देखा है लोगों के क्या हालात है, लेकिन आप तो डॉक्टर हैं, आपने तो अपनी आंखों के सामने देखा है। तो कोई ऐसा किस्सा बताइए जिसने आपके दिल को छू लिया हो, जो आपने अपने इतने सालों के करियर में भी ना देखा हो। खुशबू बहन, वैसे तो मैं 1.5 साल से कोरोना वार्ड में काम कर रहा था, हॉस्पिटल में था गोत्री में। तो जब रोज़ मैसेज आते थे, पापा का रात को फ़ोन आता था कि आज तेरे मामा एक्सपायर हो गए, 15 दिन के बाद मामी एक्सपायर हो गई, जिनके घर में पैदा हुआ था वो मामा मामी एक्सपायर हो गए, मेरे काका एक्सपायर हो गए। तब मुझे ऐसा लगा कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे गांव से मैसेज आता था कि अपने गांव से ये वो एक्सपायर हो गए। तो ऐसे मैसेजेस आते थे, मैं जा नहीं पा रहा था, और फ़ोन भी रात को 12 बजे के बाद ही पापा से बात कर पा रहा था, क्योंकि पूरे दिन मैं हॉस्पिटल में था। ऐसा 2-3 किस्से ऐसे हुए कि जिसमें हमने हिम्मत तो बहुत जुटाई थी। कभी आंखों में आंसू तो आते नहीं है डॉक्टरों को हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर भी कोने में जाके रो लेता है। मेरे 2 खास मित्र जो एक्सपायर हुए, एक तो हमारे गुजराती में बोलते बाल मंदिर से मेरा फ्रेंड था, नडियाद का था, वो बड़ौदा में दाखिल हुआ, और वो जो एक्सपायर हुआ और उसकी अंतिम क्रिया करने के बाद, तब तक तो मेरे आंखों में आंसू नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी रोना आया। फिर मेरे जो दूसरे खास फ्रेंड थे, कोरोना में ठीक हो गए, 22 दिन वेंटिलेटर पे रहे, अच्छे होने के बाद घर गए थे। घर जाने के बाद मेंटली इतने डिप्रेस हुए और उन्होंने सुसाइड किया। तो ये 2 चीज़ मेरे लिए बहुत दिल को छूने वाली थी। तब जाके मैंने देखा कि नहीं, इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। जो आपने डिप्रेशन की बात कही, तो आम लोगों को तो घर पे बैठे रहकर इस महामारी में डिप्रेशन का सामना करना ही पड़ा है, लेकिन आप जो मंजर अपनी आंखों के सामने देखते थे, तो ऐसे में डॉक्टर्स कितने डिप्रेशन का शिकार हुए होंगे, कितने लोग इस मंजर को देखने के बाद इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे। डॉक्टरों का तो ये मानना था कि उस टाइम पे दूसरी कोई बात ही हमारे दिमाग में नहीं आती थी। हम सब एक टीम वर्क कर रहे थे। हमारे ऊपर डॉक्टर विनोद राव सर थे, जो रेगुलरली मीटिंग लेते थे। डॉक्टर शीतल मिस्त्री थे, डॉक्टर विजय सार सर और हमारे सुपरिटेंडेंट डीन, ये सारी जो हमारी टीम थी, जो एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर रही थी
कि हालांकि हम लोग डिप्रेस तो नहीं हो रहे थे, और हर मीटिंग में हर चीज़ में हमको जो काम करने का जो तरीका और जो प्रोत्साहन बोलते हैं कि किस तरह से अगर हमारी छोटी सी भी गलती हो तो तुरंत सुधार लेते थे। तो ये सारी चीज़ और एक टीम थी, इसलिए हम लोग डिप्रेशन में तो नहीं आए, लेकिन पेशेंटों के लिए खास सुविधा की थी। मनुष्य चिकित्सक हम भेजते थे। एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंटों का भी मैं आभार मानता हूँ कि दूसरे वेव में वो लोग भी पीपी किट पहन के अंदर मनोरंजन करते थे, जिससे पेशेंट डिप्रेस ना हुए। फिर हमने एक डॉक्टरों की टीम बनाई थी जो नॉन क्लिनिकल साइड की थी। वो लोग फक्त अकेले पीपी किट पहन के जाने का और डॉक्टरों को घर का हालचाल पूछने का, उनसे बातें करने की, जिससे पेशेंट लोग मेंटली डिप्रेस ना हुए। बिल्कुल, तो डॉक्टर्स ने तो काफ़ी अच्छा काम किया है, कर रहे हैं और आगे भी करने ही वाले हैं, क्योंकि हम अभी भी कोरोना के संकट से उभर नहीं पाए हैं। लेकिन जो युवा डॉक्टर्स हैं, जो अभी अभी डॉक्टर बने हैं, या फिर जो इंटर्न्स हैं, जो अभी मेडिकल के क्षेत्र में दाखिल हो रहे हैं, ऐसे डॉक्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस नेशनल डॉक्टर्स डे पर? मैं युवा डॉक्टरों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि यही टाइम है और यही समय है जिनके लिए हम डॉक्टर बने हैं। और मैं तारीफ़ करूँगा मेरे डॉक्टरों की, जो युवा डॉक्टर है, उन्होंने भी कंधे से कंधा मिला के हमारे 3rd ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट, वो भी कोरोना वार्ड में गए हैं। हमारे इंटर्न डॉक्टर्स जिन्होंने 24 आवर्स ड्यूटी भी करी है। हमारे जो 3rd ईयर के स्टूडेंट है, उनका मेन रोल था रिलेटिव को वीडियो कॉल से पेशेंट के साथ बात करवानी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, जो मेंटली जो पेशेंट अकेला फील कर रहा था। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें रिलेटिव साथ में रह नहीं सकते हैं। तो हालांकि 22 या 10 दिन को हॉस्पिटल में रहने का, चारों ओर कोरोना का माहौल, तो ऐसे टाइम में जो इंटर्न डॉक्टर्स और हमारे जो 3rd ईयर स्टूडेंटों ने जो मेहनत की है, वो तारीफ़ काबिल है। जब कोरोना महामारी सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमितों के आंकड़े आ रहे थे, तब शहर में लोग अपने किसी परिवारजन की मृत्यु पर भी उनकी डेड बॉडी को लेने के लिए अस्पताल नहीं आते थे। तो ऐसे में आप लोग इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करते थे? और जैसे कि हमने खबरों में सुना है कि अगर उनके परिवारजन ना आए तो आप खुद उस डेड बॉडी के लेकर जाते थे। तो ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। उस टाइम पे खुशबू जी, कोरोना का इतना डर था लोगों को। मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलूँगा कि लोग भाग रहे थे, लेकिन ऐसा माहौल बना था कि कोरोना से लोगों को एक डर था कि अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम संक्रमित ना हो जाए। और काफ़ी ऐसी फैमिली थी जिनके घर में कोई यंग लड़का ही नहीं था, जैसे बूढ़े माँ बाप हो, अगर उनका यंग लड़का एक्सपायर हुआ तो कौन आएगा, रिलेटिव भी आना नहीं चाहते थे। तो ऐसे टाइम पे कभी हमको रिक्वेस्ट करते थे कि सर कोई आ नहीं पाएगा, आप कुछ हमें हेल्प करो। तो उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह का हम कांटेक्ट करते थे। अगर कोई नहीं आता है तो हम जो, अगर हिंदू बॉडी है तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार, अगर मुस्लिम बॉडी है तो मुस्लिम सेवा ट्रस्ट चल रहा था उनके हिसाब से, और ख्रिस्ती बॉडी है तो इन सभी धार्मिक प्रथा का भी हम एक सम्मान करके उनका अंतिम संस्कार भी करते थे। और ये बहुत ही मुश्किल थी घड़ी थी कि मरने के टाइम पे उनके स्वजन भी कुछ हाजिर नहीं रह पाते थे, तो वीडियो कॉल पे भी हम अंतिम संस्कार दिखाते थे। आपके जो साथी डॉक्टर है या फिर आप अस्पताल का जो स्टाफ है, उनमें से भी कई लोग कोरोना संक्रमित हुए और कई लोगों की मौत भी हो गई होगी। ऐसे में इस सिनारियो में आपका क्या रिएक्शन था और सभी डॉक्टर्स ने इस सिचुएशन के साथ कैसे डील किया था? हमारे लिए बहुत ही अत्यंत कठिन समय था कि जब हमारे जो गोत्री मेडिकल कॉलेज को खड़ी करने में, उसके बाद जो सेकंड सुपरिटेंडेंट थे डॉक्टर LS चौहान, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने काफ़ी टाइम पे SSJ में भी सेवा की है और वो उनका पूरा जीवन सेवा में गया है। उनकी जब मृत्यु हुई तब हमें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि खुद सुपरिटेंडेंट रह चुके थे। उनको भी एक सभी स्टाफ मेंबर्स ने इकट्ठा होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। उसके बाद हमारे कर्मचारी जगदीश भाई सोलंकी, जिन्होंने कोरोना में काम करते करते उनको कोरोना संक्रमित हुए थे, उनको दाखिल किया गया, उनकी हालत क्रिटिकल हुई, वो भी एक्सपायर हुए। तब भी डॉक्टर स्टाफ और हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ इकट्ठे हुए, उनको भी सम्मान दिया था। और एक 108 के कर्मचारी जो हमारी हॉस्पिटल में रेगुलर उनकी 108 की गाड़ी लेके आते थे और उसी वजह से हमारी दोस्ती हुई थी, वो कर्मचारी जब दाखिल हुए, वो बीमार हुए, वो एक्सपायर हुए। तो वो भी हमारे लिए बहुत ही कठिन टाइम था कि एक कोरोना वॉरियर जो लड़ते लड़ते मरा है। तो ज़रूर से बोलूँगा कि
बहुत ही मुश्किल बाबत है ये हमारे लिए। शहर से तो जो भी लोग कोरोना संक्रमित होते थे वो अस्पतालों में आ जाते थे, क्योंकि यहाँ पर तो कई अस्पताल है। लेकिन जो आदिवासी लोग हैं, गांव के लोग हैं, ऐसे लोग जब अस्पताल में आते थे तो पहले तो उनके मन में काफ़ी डर होता होगा, डॉक्टर्स से उनको डर लगता होगा, और पहले काफ़ी अफवाहें भी फैल रही थी, लोगों के मन में कई भ्रम भी थे। तो ऐसे लोगों को आप इलाज कैसे देते थे? बहुत ही अच्छा और सच्चा सवाल किया खुशबू बेन। मैं खुद एक गरबाड़ा के आदिवासी विस्तार से आ रहा हूँ। शुरुआत के समय में तो कोरोना कम फैला था गांव में, लेकिन जो सेकंड वेव था वहाँ पे कोरोना गांव में भी ज़्यादा था और सिटी में भी ज़्यादा था। बड़ौदा एसएसजी हॉस्पिटल, गोत्री हॉस्पिटल, वहाँ पे बड़ौदा सिटी, बड़ौदा ग्राम्य और दाहोद गोधरा ग्राम जो ट्राइबल एरिया है वहाँ से भी पेशेंट आ रहे थे। लेकिन काफ़ी मैंने ऐसी बातें सुनी थी कि हॉस्पिटल में जाओ तो किडनी निकाल लेते हैं, गलत गलत अफवाहें, गलत गलत माहिती, गलत मैसेजेस। तो हम वहाँ जाके कम्युनिटी लीडर्स को फ़ोन करते थे, उनको समझाते थे कि कोरोना में शुरुआत के टाइम पे अगर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और जल्दी से आप कोरोना मिटा पाओगे। क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा भी था कि कोरोना जादू वो जो गांव में करते हैं जादू मंत्र से भी मिट जाता है। तो उन लोगों को समझाया कि कोरोना वायरल बीमारी है, इसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है, मास्क पहनना है, और वैक्सीन का भी अभी भी हम प्रचार करें कि आप लोग सब लोग 100% आप वैक्सीन लो। अभी गांव में बहुत ही लोगों में सचेत जो बोलते हैं, हाँ, सचेतता आ गई है, लोग अब वैक्सीन भी ले रहे हैं, मास्क पहनते हैं। लेकिन फर्स्ट वेव में अगर गांव में कम हुआ तो सेकंड वेव में शादी बारात ये प्रोग्राम चल रहे थे तो कोरोना संक्रमित ज़्यादा फैल रहे थे। तो हमने उस टाइम पे सरपंच से बात की कि अभी ये कार्यक्रम को बंद करो, और काफ़ी गांव में सुधार आया है, लोग जागृत हुए हैं और आज वहाँ भी कोरोना जीरो है। आपने आदिवासी इलाकों में लोगों को ना सिर्फ जागरूक किया है बल्कि वहाँ पर कई सेवाएं भी दी है, तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। खुशबू जी, मैं तो उस टाइम पे एक माध्यम बना था। मेरा जो गांव है गरबाड़ा, वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर और काफ़ी कुछ सेवा जो मैंने की थी वो एक्चुअली मेरे जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो सेवाभावी नेचर वाले, सूर्यकांत काका है, हमारे जो पुलिस मित्र है और काफ़ी सेवाभावी लोग हैं, जिनको की मदद से मैंने एक माध्यम बन के वो सेवा मेरे गांव तक मैंने पहुंचाई थी। वैसे तो कई संस्थाओं ने आगे आकर इस संकट के समय में लोगों की मदद की है, यहाँ तक कि अस्पतालों की भी मदद की है। तो गोत्री अस्पताल में कौन सी संस्थाओं ने मदद की है, क्या क्या सेवाएं दी है? खुशबू जी, थोड़ा मैं विस्तार से बताऊंगा। गोत्री अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हमारे सफाई कामदार, ड्राइवर्स, सब मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ पूरे लगन से काम कर रहे थे। लेकिन अकेले ऐसा नहीं कि डॉक्टर ही कोरोना मिटा सकता है, डॉक्टर कोरोना की ट्रीटमेंट करता है। लेकिन जो घर पे बैठे लोग भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, जो मास्क पहनते थे, और जो लोग वैक्सीन लेने के लिए अभी आगे आ रहे हैं, वो सब भी कोरोना वॉरियर है। उसके साथ साथ में बड़ौदा में जो भी सेवाभावी संस्था है, जिन लोगों ने गोत्री में जो भी बन सके छोटी से छोटी सेवा, जो पानी का वितरण करना, शरबत वितरण करना, या तो कोई चीज़ डोनेट करना, ऑक्सीजन डोनेट करना, जिन लोगों ने छोटी से छोटी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ी सेवा की, उन सबका मैं धन्यवाद मानता हूँ। सत्ताधीश और पदाधिकारियों का भी मैं आभार मानता हूँ। मैं सरकार का भी आभार मानता हूँ कि सरकार ने हमने पूरी तरीके से हेल्प की है और हर चीज़ में उन लोगों ने हमें गाइडलाइन के हिसाब से मददरूप भी हुए हैं। काफ़ी लोगों ने, मैंने देखा कि बड़ौदा का एक है कि धार्मिक संस्था, कि उन लोगों ने भी आके काफ़ी मदद की है। बड़ौदा का एक नियम है कि कुछ भी महामारी या कुछ भी आफत आती है तो आदमी भूखा उठेगा लेकिन कभी भूखा सोएगा नहीं, क्योंकि धार्मिक संस्था, सामाजिक सेवाभावी संस्था, सामाजिक लोग, अपने हर पक्ष पार्टी के लोग और हर सत्ताधीश और पदाधिकारी सभी सेवाभावी है। और आज कोरोना अगर कम हुआ है या तो हम कम करने वाले हैं, उसका कारण अकेले डॉक्टर नहीं है, उनके साथ साथ हम सब है। सभी सेवाभावियों का मैं आपके माध्यम से आभार भी मानता हूं। और दूसरा, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि कोरोना के टाइम पे काफ़ी लोगों के हम क्योंकि दिन के 150 से 200 कॉल आते थे, तो काफ़ी लोगों के कॉल में नहीं ले पा रहा था और ज़्यादा बात नहीं कर पाता था, तो काफ़ी लोगों को बुरा भी लगा होगा, तो उसके लिए मैं आपके माध्यम से आज मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ। लेकिन वो समय भी ऐसा था कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा था। और जिन लोगों ने भी
कोरोना काल में सेवा की है, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सह दिल से मैं उनका आभार मानता हूँ। और एक युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोरोना में हमको सीखने का क्या मिला। एक, अपनी सेहत अच्छी रखो, योग करो। दूसरा, व्यसन से दूर रहो, क्योंकि जिनका व्यसन था उनको पता चला कि कोरोना में कितनी ख़राब हालत होती है। तीसरी चीज़, कम से कम रिक्वायरमेंट में अपनी लाइफ एडजस्ट करो और रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान रहो, क्योंकि आज एक वायरस आया है। आपके ज़माने में आने वाले भविष्य में न जाने क्या क्या महामारी आ सकती है, तो हम उनके लिए तैयार रहें। स्वस्थ अपना जो हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम ये सारे वायरस के सामने लड़ पाएंगे। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात कही है आपने कि स्वस्थ रहेंगे तभी हम बाकी हर चीज़ से लड़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हितेश राठौड़ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन हमने बातचीत की डॉक्टर हितेश राठौड़ से और उनसे जाना कि ये 1.5 साल डॉक्टर्स की ज़िंदगी में कैसा रहा। ये समय सभी के लिए मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर्स जिन्होंने ये मंज़र अपनी आंखों के सामने देखा है, कई लोगों का इलाज किया है और इस महामारी में डॉक्टर्स ने सिर्फ डॉक्टर की भूमिका ना निभाते हुए और कई भूमिकाएं भी निभाई है, जिसके कई वीडियोस भी हमने देखे हैं। तो ऐसे में आज BRG न्यूज़ नेशनल डॉक्टर्स डे पर इन सभी डॉक्टर्स को सल्यूट करता है। ऐसे ही कुछ लोग और उनसे जुड़े किस्से लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।